हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अभी सेट्स ये सेकंड पार्ट में हम सेट ऑपरेशंस एंड आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। ओके, सेट ऑपरेशंस। तो सेट ऑपरेशन शुरू करने से पहले मैं आइडिया बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ये आइडिया समझेंगे तो आपको पता चलेगा ये सेट ऑपरेशंस हम क्यों पढ़ते हैं। ओके, आगे हम बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ते हैं। ये दोनों अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं, ओके, हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बट बूलियन अलजेब्रा आपको समझना है तो टू अलजेब्रा समझना है। एक है सेट अलजेब्रा और दूसरा है लॉजिक अलजेब्रा। अगर आपको ना अलजेब्रा टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अलजेब्रा का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स प्लस ऑपरेशंस ऑन दी ऑब्जेक्ट। ये अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा का मतलब जनरली आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, तब आप नंबर अलजेब्रा करते थे, नंबर्स देते थे, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, ये सब ऑपरेशंस के बारे में आप पढ़ते थे। उसका प्रॉपर्टीज भी पढ़ते, वही होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब इतना ही है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑपरेशंस ऑन दी ऑब्जेक्ट। अब हम सेट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में हम सेट अलजेब्रा के बारे में सीख रहे हैं। ओके, सेट अलजेब्रा क्या होता है? सेट अलजेब्रा में ये जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो सेट्स होता है, और उसके ऊपर ऑपरेशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एक्सेट्रा, ये ऑपरेशंस होता है। ये सेट्स के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं लॉजिक। ओके, तो लॉजिक, इसे हम प्रपोजिशनल अलजेब्रा भी बोलते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम? प्रपोजिशनल अलजेब्रा। ये प्रपोजिशनल अलजेब्रा में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रपोजिशंस होते हैं, और इसके ऊपर ऑपरेशंस जो होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट, इधर कॉम्प्लीमेंट सेट्स में होता है, इधर नेगेशन होता है। नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन। देखिए, हम ये अलजेब्रास पढ़ने वाले हैं। अभी हम सेट्स के बारे में जान लिए थे, हम क्या करेंगे अभी सेट ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, फिर वो ऑपरेशंस के साथ क्या आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज बना सकते हैं वो देखेंगे। ऐसा ही लॉजिक में भी हम प्रपोजिशंस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद ये ऑपरेशंस क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ जो प्रॉपर्टीज होता है वो हम समझेंगे। ये लॉजिक में होगा नेक्स्ट टॉपिक। ये दोनों अलजेब्रास आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये दोनों अलजेब्रास जो है बूलियन अलजेब्रास होते हैं। ये दोनों अलजेब्रास जो है बूलियन अलजेब्रास होता है। एंड आपको पता है बूलियन अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एंटायर डिजिटल सर्क्यूट डिजाइन इज बेस्ड ऑन बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा से ही आपका एंटायर डिजिटल सर्क्यूट डिजाइन
डिपेंड होता है, इसके ऊपर ही पूरा डिजिटल सर्किट डिजाइन डिपेंड होता है। नॉट ओनली दैट, ये जो लॉजिक हम पढ़ते हैं, जो लॉजिक हम सेट से या लॉजिक से पढ़ते हैं ना, ये जो लॉजिक आपको प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग वेरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, इसलिए हम ये दोनों अलजेब्रास पढ़ते हैं। देखिए, आप अलजेब्रा का टर्म विदाउट नोइंग बहुत सब्जेक्ट में यूज करते हैं। शायद आपने एडीटी के नाम सुने थे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसमें भी यही आइडिया होता है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? ओके, टाइप्स। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप्स, यानी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कोई भी डेटा टाइप। ओके, टाइप होता है यानी वो टाइप आपके ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर ऑपरेशन, उसके ऊपर ऑपरेशन। जैसे कि आपने इंटीजर टाइप लिया तो उसके ऊपर ऑपरेशन क्या होता है? इंटीजर ऑपरेशंस होता है। फिर अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, सपोज पाइथन ले लो, पाइथन में आप डायरेक्टली a = 10 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, b = 20 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप इसके साथ में ना सिंपली प्रिंट a + b कर सकते हो, या तो आप c = a + b कर सकते हो। इधर जो प्लस ऑपरेशन है वो इंटरनली ये इंटीजर के साथ साथ डिफाइन हो जाता है। ये जो ऑपरेशन है वो इंटरनली इंटीजर के साथ डिफाइन होता है, इसलिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मोस्ट लोग क्या समझते हैं? डेटा टाइप का मतलब ओनली वो इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप समझते हैं। डेटा टाइप का मतलब है टाइप टुगेदर विथ ऑपरेशन। जब भी आप डेटा टाइप बोलते हो उसका मतलब है टाइप टुगेदर विथ ऑपरेशन। इधर क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में, उसका जो स्पेसिफिकेशन और इंप्लीमेंटेशन होते हैं वो हमसे छुपाया जाता है। आप डायरेक्टली प्लस यूज करते हैं, बट वो प्लस कैसे इंप्लीमेंट अंदर हुआ है आपको पता नहीं होता है। यही कारण है हम इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ implementation of the object operations on the objects is hidden from the user। हमें क्लियर, इसे abstract data type बोलते हैं। आप बहुत सारे abstract data types पढ़ते हैं आपको डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे कि स्टैक पढ़ते हो, इसका स्टैक एडीटी बोलते हैं। स्टैक एडीटी का मतलब क्या होता है? उसमें स्टैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्टैक ऑब्जेक्ट्स का मतलब वो नंबर्स हो सकता है, यानी जो भी आप स्टैक में रखना चाहते हैं वो सब स्टैक ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। आप स्टैक में नंबर्स लगा सकते हैं, स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं, कैरेक्टर्स लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं। स्टैक में क्या क्या लगा सकते हैं वो सब स्टैक ऑब्जेक्ट्स होगा। और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होता है, क्या ऑपरेशंस होते हैं? पुशू, पॉपू, टॉपू, एक्सेट्रा। ऐसे ही क्यू एडीटी ले लो। क्यू एडीटी क्या होता है? क्यू एडीटी में क्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्यू ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? जो भी आप क्यू में इंसर्ट डिलीट करते हो वो ऑब्जेक्ट्स, और उसके साथ ऑपरेशन। इसमें आप ऑपरेशन करते हैं ना, एन क्यू ऑपरेशन, डी क्यू ऑपरेशन, ओके, ये सब जो है ऑपरेशंस होते हैं। आप ट्री ले लो, ट्री में इंसर्शन, डिलीशन, ऐसा ही लिंक लिस्ट, कुछ भी ले लो। उसका आइडिया क्या है? उसमें क्या ऑब्जेक्ट्स होगा, उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस करेंगे। ये पूरा डाटा स्ट्रक्चरिंग इसी के ऊपर आधारित, यानी पूरे डाटा स्ट्रक्चरिंग आप करते हैं ना, अलजेब्रा के ऊपर आधारित है। ये सब अलजेब्रा से लिया हुआ है। ओके, सो आपको समझ में आया है हम अलजेब्रा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता करना है कैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम काम करने वाले हैं और उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम कैसे ऑपरेशंस करने वाले हैं। ऐसे ही 2 अलजेब्रास हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाला है सेट अलजेब्रा। इसमें ऑलरेडी हमें सेट्स के बारे में पता है, प्रीवियस टॉपिक में किया हुआ हूं। अभी क्या है, इसके ऊपर ऑपरेशंस और उससे प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ये जो ऑपरेशंस एंड ये जो प्रॉपर्टीज है, द वे यू यूज इट, यानी आप जैसे इसे यूज करते हैं इससे आपको फायदा होता है। जैसे कि डिजिटल सर्किट डिजाइन में यूज होगा, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा, प्रोग्रामिंग वेरिफिकेशंस के लिए यूज होगा। ये प्रॉपर्टी से हमें ये सब एडवांटेजेस मिलता है। यही आइडिया है। तो आई जस्ट गिवन एन आइडिया ऑफ अलजेब्रा विच इज यूज्ड इन योर सब्जेक्ट्स।
अभी हम सेट अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सौरव, समझ में आया है? कोई दिक्कत? ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है? इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? ओके, तो ये होता है आइडिया। तो इसलिए हम, वेरी गुड, इसलिए हम सेट्स और उसके ऊपर ऑपरेशन पढ़ेंगे, उससे आपको सेट अलजेब्रा होता है। यानी सेट्स जो टॉपिक है, हम एक्चुअली सेट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। सेट्स के बारे में ऑलरेडी हमें पता है, अभी सेट ऑपरेशंस के बारे में हम पता करेंगे। यानी इसमें ऑपरेशंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सबको एक के बाद एक डिफाइन करके ओके, उससे हम क्या प्रॉपर्टीज बना सकते हैं उसे देखेंगे, उससे क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। दैट इज इट। बताया था ना, अलजेब्रा का मतलब ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेशंस होता है। सेट अलजेब्रा में ऑब्जेक्ट सेट्स होते हैं एंड ये जो ऑपरेशंस होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, आप चाहे तो डेल्टा एक्स्ट्रा ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, डिफरेंस एक्स। सिमिलरली प्रपोजिशनल अलजेब्रा में प्रपोजिशंस आर दी ऑब्जेक्ट्स। फिर ऑपरेशंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, ये सब ऑपरेशंस। समझ में आया है? नाउ हम सेट अलजेब्रा के ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। पहला है सॉरी फॉर कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये हम ये दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। ये जो वेन डायग्राम है ना, इसमें ना यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और उसमें जो सेट्स होते हैं ना, सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जो सबसेट्स है उसे या तो सर्किल या एलिप्स, कुछ भी बोलो, ओके, ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो जनरली सर्किल्स बोलते हैं, हमें ठीक से ड्रा करना नहीं आए तो एलिप्स बन जाता है, बस वो इतना ही। ओके, तो ये जो रेक्टेंगल्स है ये यूनिवर्सल सेट्स है, और ये जो सेट्स है ना, ये हम सर्किल से डिनोट करते हैं। ओके, ऐसा। तो ये सेट, ये जो है ना, ये होता है सेट, ये होता है सेट। ये अब मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, द एलिमेंट्स सेट ऑफ एक्स, इसे कैसे पढ़ते हैं, देखो, सेट ऑफ एक्स सच दैट, देखो, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ये, इधर लिखा था वही, एंड एक्स इज इन यूनिट। यानी जो एक्स में नहीं होते हैं उन सब एलिमेंट्स का कलेक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट। द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ये इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये सेट आपका ये है, तो ये जो बाहर का हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखा था ना, ये वाला लाइंस, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, आप कभी कभी क्या करते हैं ना, इसको शेड भी करते हैं, आप ऐसा इसको ना शेड करके भी दिखाते हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, ऐसा दिखाते, समझ में आया है? ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ऑपरेशन इज intersection of two sets. See, what is intersection of two sets? Set of all x such that x is in A and x is in B. देखिए इधर मैंने A सेट को हॉरिजॉन्टल लाइन सेट दिखा रहा हूं, तो जो B सेट है ना, ओके, स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूं। ये जो A इंटरसेक्शन B है ना, इन दोनों को कॉमन, जहां पे दोनों भी है, जहां पे हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, वो इंटरसेक्शन है। यानी इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन पोर्शन होता है ना, ये होता है इंटरसेक्शन, ये होता है इंटरसेक्शन। अब ये देखिए, इधर ये दोनों सेट्स है, इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाता है। इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। ऐसे सेट्स को हम
डिसजॉइंट सेट्स या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स बोलते हैं। जिस सेट्स के कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है, यानी जिस सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स बोलते हैं। समझ में आया है? इज दैट क्लियर? और हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये इंटरसेक्शन बी का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। सो द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एज वेल एज बी, दोनों में जो प्रेजेंट है ना, वो होता है ये इंटरसेक्शन बी। तो अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट एक्स ए में भी होता है, बी में भी होता है। मैं ना यही आइडिया का जनरलाइजेशन लिखना चाहता हूं, यही आइडिया का जनरलाइजेशन लिखना चाहता हूं। अगर आपने बोला था x इज इन इंटरसेक्शन ऑफ n सेट्स, दैट इज देयर इज इंस्टेड ऑफ 2 सेट्स मेरे पास n सेट्स है, उसका मैंने इंटरसेक्शन लिया था, और एक एलिमेंट x उस इंटरसेक्शन में है बोला था, उसका मतलब क्या होता है? अगर x इंटरसेक्शन ऑफ n एलिमेंट्स है में है तो इसका मीनिंग क्या है? x हर एक सेट में होना है। ये जो x है ना, वो हर एक सेट में होना है, तब हम बोलते हैं x इज इन इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। देखो अभी हमने 2 सेट्स देखे थे, ये जो कॉमन पोर्शन है उधर होना है। अगर मैंने 3 सेट्स दिए तो तीनों में कॉमन क्या है? ये वाला है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सपोज इसको ए बी सी बोले तो ये पार्ट जो होता है ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जिसमें जो भी एलिमेंट होता है वो तीनों सेट्स में होता है, यानी दैट इज प्रेजेंट इन ए, दैट इज प्रेजेंट इन बी, दैट इज प्रेजेंट इन सी। समझ में आया है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, आगे जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है? देखो ये सेट ये क्या है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से, सेट बी क्या है? वर्टिकल लाइन से, है कि नहीं? सेट ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, सेट बी वर्टिकल लाइन से। ये यूनियन जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा और दोनों भी होगा। यानी x इज इन ए और x इज इन बी और x इज इन बोथ, यानी ये भी यूनियन में आएगा, ये भी यूनियन में आएगा, ये भी यूनियन में आएगा। तो अगर आपको ये यूनियन भी शेडिंग में दिखाना है तो ये पूरा शेड करना है, ये पूरा शेडेड एरिया जो है वो ये यूनियन भी है, पूरा करना है आपको। ये पूरा शेडेड एरिया जो है वो ये यूनियन भी है। समझ में आया है? इज दैट क्लियर? वो होता है ये यूनियन भी, यानी ये भी बी भी और दोनों भी। तो ऐसे ही अगर मैंने x इज इन ए यूनियन बी बताया तो इसका मतलब क्या होता है? x ए में होगा, बी में होगा, दोनों में भी होगा। और एक तरीके में बोलना है तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। देखिए सपोज आई हैव 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये है बी है, ये क्या होता है? ये इज द सेट 3 4 5 6 होता है। बी क्या होता है? सेट 5 6 7 8 9 होता है। अभी यूनियन क्या होता है? यूनियन इज ऑल एलिमेंट्स, यानी जो ए में है, जो बी में है, जो दोनों में है, सब मिलके आपका यूनियन बन जाता है, सब मिलके आपका यूनियन बन जाता है। तो कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इसका मतलब क्या है? वो एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स ए बी में होना चाहिए। एटलीस्ट वन मीन्स वन या बोथ, यानी अगर ए में हो या बी में हो या दोनों में भी हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटलीस्ट वन ऑफ देम। कोई एक में रहे तो भी यूनियन में आ जाएगा, कोई एक में रहे तो भी यूनियन में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम जनरलाइज करते हैं इधर। अगर x यूनियन ऑफ n सेट्स में है, इसका मतलब क्या है? तो ये लिखना बहुत मुश्किल होगा ऐसा वाला टर्म्स में। x इज इन a1 और x इज इन a2 और x इज इन a3 और x इज इन an
और x is in A1 इंटरसेक्शन A2 और x is in A1 इंटरसेक्शन A3, ऐसा लिखे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम इसे सिंपली क्या बोलते हैं, x is in union of n sets का मतलब क्या है, व्हाट इज द मतलब ये होता है x is in at least one of the sets। at least one का मतलब one or more, 1 में होगा या 2 में होगा या 3 सेट्स में होगा या 4 सेट में होगा या n सेट्स में भी हो सकता है। ओके, अगर x एटलीस्ट 1 में है तो यानी 1 और मोर सेट्स में है तो वो यूनियन में आ जाएगा, यही मीनिंग है। ये भी क्वेश्चन आपको गेट में पूछा गया था, समझ में आया है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम समझेंगे डिफरेंस। ये इधर गलत लिख दिया था, डिफरेंस ये नहीं होता है, ये गलत डायग्राम है। मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा, कभी कभी ओवरसी कर लेते हैं, ये प्रिंटेड मटेरियल से ना यही दिक्कत है। ओके, ये माइनस बी का मतलब है सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इन ए बट एक्स इज नॉट इन बी। देखो ये भी गलत लिख दिया था, एक्स इज इन ए बट एक्स इज नॉट इन बी। एक्स ए में होगा मगर बी में नहीं होगा, एक्स ए में होगा बट बी में नहीं होगा, ये गलत है यार, ये है करेक्ट। थोड़ा नीट दिखेगा बोल के मैंने प्रिंटेड वाला लेके आया था, ये ओवरसी हो गया। ओके, समवन हेल्प मी टू डू इट, कुछ गलत हो गया, कोई बात। समझ में आया था, एक्स इज इन ए बट एक्स इज नॉट इन, समझ में आया है? फिर से वही गलती, इधर भी वही गलती। देखो सेम थिंग दूसरे वे में कैसे बोलेंगे। एक्स इज इन ए बट एक्स इज नॉट इन बी, हम इसे कैसे बोल सकते हैं? देखो कितना गलत कर दिया है, एक मिनट इसको ना हटा देता हूं, आई थिंक बहुत गलती। एक मिनट यार, गिव मी लिटिल। ओके, चलो ये पूरा हटा देता हूं मैं, एक मिनट। ओके, ओके आगे ना, तो व्हाट इज a माइनस बी सर? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन ए बट एक्स इज नॉट इन बी। एक्स ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए। देखो ए में है बट बी में नहीं होना चाहिए, ये होगा आपका a माइनस बी। मैंने ठीक कर दिया था इसको। अब देखिए यही a माइनस बी को आप क्या बोल सकते हैं? ए में है बट बी में नहीं है, इट इज इन ए बट नॉट इन बी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी में नहीं है, ये बट नॉट इन बी। समझ में आया है? ये होगा आपका ए माइनस। अब हम सेट आइडेंटिटीज समझेंगे। दीज आर दी आइडेंटिटीज विच यू शुड रिमेंबर फॉर एवर एंड एवर एंड फॉर एवर। ये जो 10 आइडेंटिटीज अब मैं देने जा रहा हूं, ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। यही आइडेंटिटीज हम लॉजिक में भी पढ़ेंगे। ओके, यही आइडेंटिटी, उधर हम इक्विवेलेंसेस बोलेंगे इसे। यही आइडेंटिटीज आप बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, यानी आपके डिजिटल सर्किट डिजाइन पढ़ लिए तो उधर भी पढ़ेंगे। ये 10 आइडेंटिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
उसमें फर्स्ट वाला जो है आइडोम्पोटेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाला क्या है, आइडोम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है, ये इंटरसेक्शन ये जो है ये होता है, ये इंटरसेक्शन ये हो जाता है। और दूसरा होता है ये यूनियन ए होगा, यानी ये अपने आप से ऑपरेट करेगा विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, फिर यही मिलेगा। सेम इज द केस विथ यूनियन ऑपरेशन। ओके, तो आइडोम्पोटेंट ऑपरेशन, ये यूनियन इंटरसेक्शन जो है आइडोम्पोटेंट ऑपरेशन। समझ में आया है? इज दैट क्लियर? दूसरा ऑपरेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो, अगर आप ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे फिर आपको ए मिल जाएगा। अगर आप ये यूनियन एम्प्टी सेट करेंगे तो फिर आपको ए मिल जाएगा। यानी आइडेंटिटी मींस व्हाट इज दैट ऑपरेशन, आपको फिर से वही मिलना है, वही मिलना है। कैसे मिलेगा? ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये होगा, ये यूनियन एम्प्टी सेट करेंगे तो यही मिल जाएगा। फिर होगा डोमिनेशन। सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी, डोमिनेशन भी गलत हो। डोमिनेशन देखिए, ये जो इंटरसेक्शन से है ना, इंटरसेक्शन से एम्प्टी सेट डोमिनेट करता है। बिकॉज ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिल जाएगा। यूनियन से जो है ना यूनिवर्सल सेट डोमिनेट करता है, यूनियन से जो है यूनिवर्सल सेट डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग वही आ जाएगा। यानी कोई भी सेट से आप एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन विथ कोई भी सेट, दैट इज कोई भी सेट का इंटरसेक्शन विथ एम्प्टी सेट होता है। कोई भी सेट का यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये होता है डोमिनेशन। फिर होता है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ और कॉम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंटेशन। ये होता है ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन पहले लिख रहे हैं वही ऑर्डर में लिख रहे हैं, क्योंकि पहले हम पहले इंटरसेक्शन लिख रहे हैं ना। ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है एम्प्टी, यानी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सेट और कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं होता। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सेट नहीं है, जो एलिमेंट्स उसमें नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे ही यूनियन, व्हाट अबाउट यूनियन? अगर आप एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंटेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया है? वेरी गुड। नेक्स्ट है डबल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है डबल कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लिए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिए थे, सेट का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इन ये, नॉट इन ये का कॉम्प्लीमेंट इन ये हो जाएगा। यही बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट, यही ये होता है डबल कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसके बाद में 5 मोर आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट वाला बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ये बी का इंटरसेक्शन कोई भी ऑर्डर में करो सेम होगा। यानी ये इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ये करो सेम होगा। ये यूनियन बी करो फिर बी यूनियन ये करो, आंसर सेम होगा। कुछ लोगों को ये प्रॉपर्टीज ना बहुत सिल्ली लगते हैं, यार ये तो पता है क्यों लिखवा रहे हो। देखो सर, हर एक ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं a माइनस बी, बी माइनस ए दोनों सेम बोल सकता हूं? नहीं। यानी a माइनस बी
बी माइनस ए सेम नहीं है, इसका मतलब ये माइनस जो है ना, सेट डिफरेंस, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। इंटरसेक्शन यूनियन ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। हर एक ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। आपको ये समझना है। समझ में आया है? कोई दिक्कत? आप चाहे तो इधर एक नोट की तरह लिख लो बाद में। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इधर आप देखेंगे तो पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, फिर ए इज इंटरसेक्टेड विद द रिजल्ट। इसको हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन। ये क्या होता है सर? ये जो है राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन है। ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम। और इधर देखें तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर सी से इंटरसेक्शन करेंगे। इधर ये होगा लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन। इधर जो होगा लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है, यहां से ले आता है ये आइडिया। आप जब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स लेते हैं ना, आपको पता चलना चाहिए ना प्रेसिडेंस, वेदर इट इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव या राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। इससे भी आप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, है कि नहीं? ये होता है आइडिया, इधर से लिया था वो भी आइडिया। इसके बाद में होता है यूनियन। ये यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी आप लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, आंसर सेम होता है यूनियन इंटरसेक्शन के लिए। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अब्सॉर्प्शन। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अब्सॉर्प्शन। देखो ये जो ए है ना, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन यूनियन को खा जाती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, फिर आपको ये मिल जाता है। ऐसे ही ये जो सेट ये है ना, यूनियन से ये इंटरसेक्शन बी को खा लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। देखो ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी खा के आपको ये मिल गया था। ये विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन किसको खा जाती है? ये इंटरसेक्शन बी को अब्सॉर्ब कर लेती है, खा लेती है। तो इसको अब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसके बाद में दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बाकी बुरे हैं ऐसा नहीं है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, ओके, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ये इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसा ही ये यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब फाइनल 10th रिजल्ट है। फाइनल 10th रिजल्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इधर क्या बोलते हैं? आई थिंक आई मे बी कवरिंग, 1 सेकेंड, मैं इधर लिख लेता हूं क्योंकि वो प्लेस शायद मेरे वीडियो से वो बंद हो जाएगा, सो मैं इधर लिखता हूं बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है? ये इंटरसेक्शन बी यूनियन, यानी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो इधर क्या होता है ना, हम इस इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये होता है। ऐसे ही यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन जो है इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी ये आंसर क्या मिलेगा आपको? ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन, ये प्रॉपर्टीज है। होप यू अंडरस्टैंड। दीज आर द 10 प्रॉपर्टीज
दे मस्ट बी इन योर फिंगर टिप्स बाबू। अब मैंने 10 प्रॉपर्टीज तो लिख दिया था, 10 प्रॉपर्टीज लिख दिया था, बट क्या दिक्कत है ना, पीपल दे जस्ट एबल टू राइट दिस प्रॉपर्टीज। पीपल क्या है ना, इस प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, बट लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें इसे कैसे यूज करना है वो पता चलना है। ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, एक प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं, इसी ही बोलते हैं हम लॉजिक। इधर ना आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये लॉजिक सीखना है, यानी प्रॉपर्टी को कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये तो नहीं है प्रॉपर्टी, उधर था ये यूनियन ये कॉम्प्लीमेंट। वो ये यूनियन ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए दिया था, एक जनरल रूल है वो, ये एक सेट है और इसके कॉम्प्लीमेंट के जो यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। ये नहीं बोलना यार उधर तो ये दिया था इधर x दिया था कैसे कर पाऊंगा, वो जनरल आइडिया है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बोल रहा हूं, ये होगा P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये तो नहीं दिया था उधर, उसमें तो ये रूल ही नहीं है, बट आइडिया तो वही है ना, ये भी वही डी मॉर्गन्स लॉ है। सेट इंटरसेक्शन अनदर सेट होल कॉम्प्लीमेंट जब भी करते हो, पहले सेट का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर आंसर आपको आएगा P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। देखिए रूल को कैसे यूज करते हैं ये आपको सीखना है। रूल लिख दिया तो कुछ होने वाला नहीं है। रूल सीखना इधर स्टार्टिंग पॉइंट है, रूल सीखे तो आप शुरुआत है, वो कंप्लीशन नहीं है। अब देखो मैं लिखता हूं P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आप डायरेक्टली लिखना है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q, 2 स्टेप में नहीं, 1 स्टेप में आंसर देना है आपको। समझ में आया है, ये आइडिया है। और कभी कभी ऐसा होता है, आपको ना ऐसा कुछ दिया हुआ होता है, बट आपको इसे इंटरसेक्शन रूप में, यानी डी मॉर्गन्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई करना है। अरे यार इसके ऊपर तो डी मॉर्गन्स लॉ कैसे बनेगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ तो P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट है। देखिए वही बता रहा हूं, ये इक्वल टू ये, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जब भी होता है, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल होता है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये लॉजिक पकड़ना है, जब भी आपका कोई यूनियन या इंटरसेक्शन है उसे भी आप डी मॉर्गन लॉ से लिख सकते हैं। इधर जो है ना P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट नहीं, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट है। अगर मुझे ना डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई इसके ऊपर करना है तो ये जो पहले बंदा है या पहले सेट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन में बदल दो, कॉम्प्लीमेंट का सेट है तो Q लिख दो, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट लिख दो। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन। डी मॉर्गन्स लॉ आप बहुत सारे केस में, बहुत सारे प्लेसेस में यूज करते ही रहेंगे थ्रू आउट दिस टॉपिक, इधर भी, फिर लॉजिक में भी, बूलियन अलजेब्रा में भी। ये आपको पकड़ना है। समझ में आया है? क्लियर? वेरी गुड। वो गलत लिखे थे आपने, अच्छा वो पहले वाले शायद बोले थे, वेरी गुड, पहले वाले बोले तो वेरी गुड। हाँ ओके। देखिए यही जो ऑपरेशंस में इधर लिख रहा हूं, अगर आप बूलियन अलजेब्रा डिजिटल लॉजिक पढ़ लिए होते तो मैं ना डिजिटल अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा का जो होते हैं ना ऑपरेशंस, उधर आप प्लस डॉट यूज करते हैं, इधर आप यूनियन इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ओके। और इधर उधर भी ABCD लेटर C होता है, उधर क्या होता है, इधर हम एम्प्टी सेट जो यूज करते हैं
इधर हम सेट्स में एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट यूज करते हैं, बूलियन अलजेब्रा में आप 0 1 यूज करते हैं। समझ में आया है? तो यही प्रॉब्लम को आप बूलियन अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे? P प्लस क्यू डैश लिखेंगे, या तो ये भी कुछ भी हो ऐसा लिखेंगे। फिर आपको पूछेंगे तो आप लिखेंगे इसको P डैश इंटू क्यू होल डैश लिखेंगे, है कि नहीं? यही होता है आपके बूलियन अलजेब्रा, और कुछ नहीं। तो हम इधर जो समझ रहे हैं वही बूलियन अलजेब्रा में भी होगा, वही आपके लॉजिक में भी होगा, बस नोटेशन डिफरेंस है और कुछ नहीं। नोटेशन डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। समझ में आया है? यही होता है बूलियन अलजेब्रा में भी। तो आप ये सब प्रॉपर्टी आपके बूलियन अलजेब्रा के रूप में लिख सकते हैं। यानी बूलियन अलजेब्रा में ये प्रॉपर्टी क्या होता है? ए डॉट ये ए होता है, ए प्लस ये ए होता है कि नहीं? फिर क्या होता है? ये इंटू 1 इज ये होता है। इधर क्या होता है? ये प्लस 0 ए होता है बूलियन अलजेब्रा में। ओके, फिर ये क्या होता है? ये इंटू 0 0 होता है, ये इंटू 1 1 होता है। ये सब आपके बूलियन अलजेब्रा का नोटेशन है और कुछ नहीं। तो अगर आप ये समझेंगे तो वही बूलियन अलजेब्रा में होगा, बूलियन अलजेब्रा में जो है वो भी इधर ही होगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। समझ में आया? कोई भी ये भी होगा ना, ये कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट ये होगा, तो ये एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यही होता है। समझ में आया है? कोई दिक्कत? यस और नो? तो और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और भी आप चाहे तो। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, इसको डी मॉर्गन्स लॉ से दूसरे फॉर्म में लिखो। यू कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दिस। क्या होगा? डी मॉर्गन्स लॉ है तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पी होगा, इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो और उसका होल कॉम्प्लीमेंट लिख दो। तो ये एप्लीकेशन ऑफ द रूल बोलते हैं। आपको बस रूल देखना नहीं, उसे अप्लाई करना होगा। सब लोग क्या करते हैं? रूल, हाँ मुझे 10 रूल पता है। 10 रूल पता होने से कुछ नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। 10 रूल पता है मतलब आप शुरू किए हैं। अभी आपका जो है ना 10,000 मीटर वाला रेस है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, यानी उस रूल को अप्लाई करना चाहिए। पता है तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको अप्लाई करना चाहिए। समझ में आया है? होप यू अंडरस्टैंड। इज द आइडिया क्लियर? ये आइडिया आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं रैंडमली क्रिएटेड, आप आंसर कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो? के इंटरसेक्शन एक्स यूनियन के इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। आप जानते होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बट वो उसको रिवर्स भी देख सकते हो। ओके, इसके लिए एक हिंट होता है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो कॉमन है उसे पहले लिख दो, जो कॉमन है उसे पहले लिख दो, जो नॉट कॉमन है उसको ब्रैकेट में रख दो। यानी ये एक्स और ये यूनियन और ये एक्स कॉमन। अब देखिएगा ये के है, ये एक्स यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट और इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ये तो यूनिवर्सल सेट होगा। क्या प्रॉपर्टी है ये? इधर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया था, इधर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया था। इधर कौन से प्रॉपर्टी? एक्स यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। ये कॉम्प्लीमेंट रूल है, कॉम्प्लीमेंटेशन, और कॉम्प्लीमेंट रूल लिख दो सिंपल। अब क्या है? के इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? फिर से आपको के मिलेगा, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर के है, हम सॉल्व कर चुके। वेरी गुड सौरव, सुपर, परफेक्ट, दैट इज दैट। समझ में आया है? तो आपको ना रूल्स अप्लाई करना सीखना है। आप बूलियन अलजेब्रा अच्छी तरह कर लिए तो ये इजी हो जाएगा। ये अच्छी तरह कर लिया तो बूलियन अलजेब्रा इजी होगा, लॉजिक भी इजी होगा। ओके, सब टॉपिक इजी हो जाएगा। समझ में आया है? ऐसा और कुछ और एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, लाइक सिमेट्रिक डिफरेंस और एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन है। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस, आप देखे थे ये यूनियन बी, ये यूनियन बी क्या होता है? ये यूनियन बी जो होता है ना, ये भी है, बी भी है, दोनों भी है। एक्चुअली ये यूनियन बी को हम इंक्लूसिव और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव और बोलते हैं।
और ये जिस सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, इसको बूलियन सम भी बोलते हैं, ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव आर है। या तो ये या तो बी, बट नॉट बोथ। ये देखो कॉमन वाला पोर्शन ऑब्सेंट है, इधर कॉमन वाला पोर्शन ऑब्सेंट है, या तो ये होगा या तो बी होगा, बट नॉट बोथ। एक्स इज इन ए, और ये बिलोंग्स भूल गए इधर, एक्स इज इन ए और एक्स इज इन बी, बट एक्स इज नॉट इन बोथ। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, डेल्टा डिफरेंस बोलते हैं, या तो इसे बूलियन सम, सर्किल सम से भी डिनोट करते हैं। इसको ना ऐसा डेल्टा से डिनोट करते हैं, या तो ये सर्किल सम या तो बूलियन सम से भी डिनोट करते हैं। दोनों सेम ही है, डिफरेंट नोटेशंस पीपल यूज करते हैं। समझ में आया है? वेरी गुड। अब ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा बी, इसका कोई और एक रूप लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये पार्ट जो है ना, ये माइनस बी है, ये पार्ट जो है बी माइनस ए है। तो हम ये डेल्टा बी को क्या बोल सकते हैं, ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोल सकते हैं कि नहीं? यू कैन कॉल इट एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन। नहीं तो और एक तरह के तरीके में भी हम इसे समझ सकते हैं। अगर आप इसको ना यूनियन, ये पूरा जो है ये यूनियन बी है, इसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, ये यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, आपको ये मिल जाएगा, आपको ए डेल्टा बी मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम, आप ये डेल्टा बी को ना या तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिख दो, या आप इसको लिख दो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों रूप में आप लिख सकते हैं। समझ में आया है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, मैंने आंसर्स दे दिया इधर, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। ये वाला था क्वेश्चन, ये वाला था। ये डेल्टा फाई क्या होगा, ये डेल्टा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये डेल्टा ये क्या होगा, ये डेल्टा ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इधर लिख रहा हूं क्वेश्चन, ये डेल्टा फाई क्या होगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन, ए डेल्टा यूनिवर्सल सेट क्या होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन, ए डेल्टा ये क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन है ए डेल्टा ए कॉम्प्लीमेंट क्या। तो इधर क्या है ना, ए डेल्टा फाई, ए डेल्टा फाई कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था ना, ये यूनियन एम्प्टी सेट माइनस ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। ये जनरली ये यूज करते हैं हम, ये यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वेरी फेमस है। अब ये यूनियन फाई क्या होगा, ये यूनियन फाई ए ही होगा, बिकॉज ये यूनियन फाई मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू, आई मीन ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है। इधर क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई, ये इंटरसेक्शन फाई फाई होता है, ये डोमिनेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटरसेक्शन से एम्प्टी सेट डोमिनेट करता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये माइनस नथिंग, तो ये मिल जाए। ये माइनस नथिंग का मतलब क्या है, ये है। समझ में आया है? कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड, यू गिविंग आंसर। फर्स्ट वन दिया था आपने, वेरी गुड। सेकंड वाला भी करो, ए डेल्टा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, फिर से वही करो। आप अगर ना लेटर ऑन देख रहे हो तो पॉज करके सब सॉल्व करके आंसर्स देख लो। ये डेल्टा यूनिवर्सल सेट क्या होगा सर, ये यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। ये यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है, ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये होता है। देखो u माइनस ये कॉम्प्लीमेंट को हम u माइनस ये भी लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट के मतलब क्या है, x ये में नहीं होना है, यूनिवर्सल में होना है। यूनिवर्सल में होके ये में नहीं होना है का मतलब क्या है, u माइनस ये ही होता है, तो ये a कॉम्प्लीमेंट है, ये a कॉम्प्लीमेंट है। वेरी गुड, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, उसे ये कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। सौरभ परफेक्ट। थर्ड वाला करो, ये डेल्टा ये क्या होगा, ये यूनियन ये माइनस ये इंटरसेक्शन ये यूनियन ये तो ये होगा, ये इंटरसेक्शन भी ये होगा, दोनों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये माइनस ये तो एम्प्टी होगा, ये माइनस ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। और फाइनली ये डेल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट,
ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है। यूनिवर्सल माइनस नथिंग इज यूनिवर्सल होता है। वेरी गुड, सुपर, परफेक्ट। ये 4 प्रॉपर्टी है। तो आंसर क्या है? ये होगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, और ये यूनिवर्सल सेट। ये वाला रिजल्ट है। ओके, ऑफ कोर्स इधर मैंने प्रिंटिंग भी दे दिया था, बट वो निकाल देना। ओके, ये है। अब 2 रिजल्ट है। अब अगर आगे देख रहे हैं तो सॉल्व, एक्चुअली हम इसको रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, अभी प्रॉब्लम की तरह करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ए माइनस बी यूनियन सी, ये क्या होगा? व्हाट इज ए माइनस बी यूनियन सी? देखिए इसको ना कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आई डू इट हियर। ए माइनस बी यूनियन सी, मैंने आपको एक बढ़िया रिजल्ट बताया था। ए माइनस बी का मतलब है ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी ये माइनस होता है ना, आप इसको ना ए इंटरसेक्शन जो सेकंड सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, यानी बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? मैं इसको ना ये जो है इसको ए इंटरसेक्शन ये लिखता हूं, इसे कोई दिक्कत नहीं, ये कोई इंटरसेक्शन ये लिखता हूं, ये दोनों को ना ऐसे रख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, बिकॉज पूरे के पूरे इंटरसेक्शन है। देखो, जब पूरे के पूरे इंटरसेक्शन है या पूरे के पूरे यूनियन है ना, आप इसको किसी वे में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या इसको करता हूं, इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। और ये क्या होगा? ए माइनस बी होगा, और ये क्या होगा? ए माइनस सी होगा। ये आपका आंसर है, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, बी इज द आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया है? तो ये आप एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, और एक एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको मिल गया है। ये भी ऐसे ही कर लो, इधर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है। प्रीवियस प्रॉब्लम ए माइनस बी यूनियन सी था, अभी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, यानी बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस? बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इधर देखो, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, ये एक इंटरसेक्शन और यूनियन है, इधर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख दो, और ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ए माइनस बी, ये इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होगा ए माइनस। समझ में आया है? समझ में आया है? अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो, ये सब प्रॉब्लम जो है आपको बस देखना है और समझना है क्या हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। ओके, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? है कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी, इसका आंसर है पी। क्यू? एनीवन?
देखो ये P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P को मैं P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं कि नहीं? बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको रिवर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकता हूं, है कि नहीं? फिर क्या है, ये जो आप देखेंगे ना, सेट यूनियन सेट इंटरसेक्शन समथिंग, देखो इसी को बोलते हैं आप, ये यूनियन जो है, ये इंटरसेक्शन कुछ भी रख दो, कुछ भी होने दो, खा लेता है, ये आंसर आ जाएगा। इसी को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, इसी को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब भी कोई सेट है यूनियन विथ सेट इंटरसेक्शन कुछ भी होने दो, कितना बड़ा भी इक्वेशन, कितना बड़ा भी एक्सप्रेशन रहने दो, उस सबको कहा जाता है। ओके, बट ये इंटरसेक्शन होना चाहिए, पूरे के पूरे जो है इंटरसेक्शन होना चाहिए, तब ये आंसर आपको आएगा, पी आएगा। ये अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है, ये अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही वही है, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है। ये इंटरसेक्शन ये यूनियन कुछ भी होने दो, अब्जॉर्प्शन है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिएगा, इधर एक सेट है, इंटरसेक्शन उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? सो सेट इंटरसेक्शन इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो ये जो है ना, डायरेक्टली हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज सेट इंटरसेक्शन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंटेशन रूल है, ये कॉम्प्लीमेंटेशन रूल है। समझ में आया है? नेक्स्ट वन, एक्स यूनियन, एक कौन टिक मार दिया? ऑलरेडी है इधर, कोई नहीं। ओके, एक्स यूनियन वाई यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ना, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसको रहने दो, इधर अब मैं डी मॉर्गन्स रूल लगा देता हूं। एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट होता है, डी मॉर्गन्स लॉ से। अब ये देखो, सेट, मैं इसके ब्रैकेट लगाता हूं, सेट यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट, कोई एक सेट है, यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये रूप में है ना, इसका मतलब क्या है? ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ओके, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ और कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, सुपर सुपर सरो, परफेक्ट। एक कौन टिक मार दिया था मैंने, कब? मिनट, ओके, चलिए, कोई दूसरा सेशन में किसी को होमवर्क दिया होगा इसलिए टिक मार दिया होगा। ओके, कोई नहीं, अब इसे सॉल्व करेंगे। पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी को रहने दो, ये पी इंटरसेक्शन क्यू को भी रहने दो। इसे डी मॉर्गन रूल से कैसे लिखेंगे? ये क्या होगा? पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? ये दोनों मिलके क्या बनेगा? ये पी वेट कर रहा है, ये दोनों मिलके यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, बिकॉज ए सेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। अब क्या है? पी यूनियन यूनिवर्सल सेट, पी यूनियन यूनिवर्सल सेट, कोई भी सेट यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल होगा, ये डोमिनेशन रूल है। इधर क्या किया था? डी मॉर्गन्स यूज किए थे इसके लिए, इधर इन दोनों के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट रूल यूज किए थे, और फाइनली इधर डोमिनेशन रूल। समझ में आया है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, के यूनियन एक्स इंटरसेक्शन के यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, पहले जो कॉमन है उसको लिख दो,
कॉमन वाला जो है उसको लिख दो, जो नॉट कॉमन है उस सबको ब्रैकेट में लिख दो। एक्स है, इंटरसेक्शन है एक्स कॉम्प्लीमेंट, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं? इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब जो है ना एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट रूल है, ये कॉम्प्लीमेंट रूल है। और ये के यूनियन एम्प्टी सेट क्या होता है? के यूनियन एम्प्टी सेट के होता है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो रूल क्या है ये आपको पता होना है, तभी आप रूल को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्लाइंडली रूल लिख के एक बार पूरा लिख दिया हो गया, ऐसा नहीं सोचना, उधर से आपका काम शुरू होता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ये लॉजिक है। लॉजिक का मतलब रूल जानना नहीं, रूल यूज करना लॉजिक होता है। आप अपने रेगुलर लाइफ में भी बोलते हैं अरे यार ये बंदा कुछ लॉजिकली बोल रहा है, बोल के लॉजिकली बोल रहा है तो वो आप भी बोल सकते हैं ना, वो आप भी जानते हो, बट वो ना कनेक्ट करता है डॉट्स को, तब जाके अच्छा इसलिए ऐसा ऐसा है बोल के हम सोचते हैं ना, वही है लॉजिकली बोलना, बोलते हो कनेक्ट करना। ओके, रूल को अप्लाई करना है लॉजिक, रूल जानना लॉजिक नहीं है, रूल अप्लाई करना लॉजिक होता है। समझ में आया है? क्लियर? आगे P इंटरसेक्शन U, Q यूनियन P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। देखो इधर क्या है, ये P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। कॉमन क्या है? P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन कॉमन है, वो लिख दो। जो कॉमन नहीं है उन सबको ब्रैकेट में लिख दो। तो ये क्या होगा? Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा। P इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? P होगा। तो इधर डी मॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किए थे, इधर कॉम्प्लीमेंट यूज किए थे, इधर आइडेंटिटी यूज की। समझ में आया है? सेम वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दो बार दिया था क्या? क्या फर्क है? ओ बदलेंगे यार, सेम क्वेश्चन दो बार क्यों दे रहा हूं मैं? चलो मैं कुछ इसका मॉडिफिकेशन कर, इसका आंसर क्या होगा? ओके, वी कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, ऐसे अभी अभी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q क्या होगा? अभी देखो इसमें ना ऐसा कॉमन वाला कुछ भी नहीं है, इसमें जैसे कॉमन है ऐसा वाला कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इधर हम देखेंगे तो इसे रहने दो, इसका जो है ना डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो। इसको कैसे लिख सकते हैं? P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? यानी एक सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, एक सेट है और यूनियन उसका कॉम्प्लीमेंट है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा, सेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आया है? समझ में आया है? हाँ, वेरी गुड। आप अगर आंसर लिख रहे हो तो एक बार चेक कर लो सौरभ जी, कौन सा, बिकॉज थोड़ा डिले है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं किसको आंसर दिए है। ओके, तो प्लीज चेक दैट एक बार। ओके, 11th क्वेश्चन, P Q R are subsets of the universal set, then what is the answer for this? ये क्वेश्चन है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R यूनियन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन R कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसे। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है आपको, ये इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R और राइट साइड में कॉमन है, इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R राइट साइड में कॉमन है, जो कॉमन नहीं है लेफ्ट साइड पे है वो क्या है? P यूनियन P कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को आप अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक पैरेंथेसिस रख देता हूं, यूनियन, इन दोनों को आप एक पैरेंथेसिस पे लिखो, Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या होगा? ये P यूनियन P कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट होगा,
इंटरसेक्शन में इन दोनों का एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर क्या होगा, और इधर इसे मैं क्यू इंटरसेक्शन आर होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। और ये क्या है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन, कुछ भी होने दो, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन कोई भी सेट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वही सेट आएगा। और इधर क्या है, ये क्यू इंटरसेक्शन आर होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये क्या हो रहा है, सेट और इसका कॉम्प्लीमेंट, सेट यूनियन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको आंसर मिलेगा यूनिवर्सल, आपको आंसर मिलेगा यूनिवर्सल। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? इज द आइडिया क्लियर? नेक्स्ट वन, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कितना होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए एक मेथड होता है यूजिंग वेन डायग्राम, एक मेथड होता है यूजिंग वेन डायग्राम, आपके प्रॉब्लम जो है ना बहुत सिंपलीफाई हो जाता है। इधर दो सेट्स है, a माइनस बी तो ये है, बी माइनस ए तो ये है, ये इंटरसेक्शन बी तो ये है, तो इन तीनों का यूनियन क्या होगा, इन तीनों को यूनियन कर देंगे तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू गेट द फुल ए यूनियन बी, इन तीनों को यूनियन कर देंगे तो आपको मिलेगा ये यूनियन बी। इज दैट क्लियर? तो दिस विल गिव यू ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम से कभी कभी प्रॉब्लम क्या है ना बहुत सिंपल हो जाए। इज द आइडिया क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? Any doubts so far? So next one second. Very good. Now the next interesting problem. ये बढ़िया क्वेश्चन है, दो बढ़िया क्वेश्चन है, 13 and 14 आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दोनों गेट में पूछा है। मैं ना इन दोनों क्वेश्चंस को दो तरीके में सॉल्व करूंगा। 1 सेकेंड यार, वन सेकेंड, सॉरी फॉर। तो मैं इसको ना दोनों तरीके में सॉल्व करूंगा। 13th वाले प्रॉब्लम का ना टू मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इधर एक्स ए दिया था, वाई ए दिया था, यानी 3 सेट्स है। तो आपको वेन डायग्राम में सॉल्व करना है तो ऐसा एक वेन डायग्राम लेके इसे सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं जनरली वेन डायग्राम के लिए, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर y के लिए डायग्राम क्या है ड्रॉ करते हैं, दोनों सेम शेडेड रीजन आ गया तो आंसर सेम है। ये आइडिया होता है ये वेन डायग्राम के लिए। ओके, इसके लिए क्या आइडिया होता है, इसका आप शेडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे, इसका एक शेडेड रीजन, यानी दोनों सेपरेट वेन डायग्राम में सॉल्व करेंगे, दोनों का जो शेडेड रीजन है सेम होगा तो देन ये दोनों सेम है, वो आइडिया है। अगर ये इसके पार्ट है तो फिर बी सी या डी ऑप्शन इसके हिसाब से, यानी आंसर्स के हिसाब से आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फाइंड आउट करेंगे। मैंने इधर एक्चुअली इसका थोड़ा अच्छा डायग्राम बना के रखा है आपके लिए, पहले ये समझेंगे। देखो पहले ये जो ना हॉरिजेंटल लाइंस ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी क्या है, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है वो ए माइनस बी है। फिर मुझे क्या है ना इसमें से सी हटा देना है। एक्चुअली ए माइनस बी हॉरिजेंटल है, अगर मैं सी को वर्टिकल लाइंस लिया था, सपोज मैंने सी को वर्टिकल लाइंस ले तो सी वर्टिकल लाइंस है, फिर ए माइनस बी में से सी हटाना मीन्स व्हाट, ए माइनस बी माइनस सी का मतलब है ओनली हॉरिजेंटल वाले पोजीशन, यानी हॉरिजेंटल कहां पे है, ओनली हॉरिजेंटल कहां पे है, यहां पे, ये वाला चाहिए मुझे, ओनली हॉरिजेंटल। इधर हॉरिजेंटल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, जहां पे हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों है वो नहीं चाहिए, ओनली हॉरिजेंटल वाला मेरा आंसर है, वो होता है ए माइनस बी माइनस सी, यानी ये ए माइनस बी माइनस सी का शेडेड रीजन ए है।
देखिए ये मैं ड्रॉ करके फिर से बता रहा हूँ, ये वाला, ये आपका एक्स है, एक्स आपने ड्रॉ कर लिया। अभी वाई ड्रॉ करेंगे। वाई क्या है, वाई में मुझे ना ए माइनस सी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। पहले ये ए माइनस सी है, देखो ये हॉरिजेंटल वाला जो है ये ए माइनस सी है। आई थिंक व्हाट इज ए माइनस सी एंड बी माइनस सी है ना। और दूसरा बी माइनस सी हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। बी माइनस सी ये है, बी है और सी है। बी माइनस सी वर्टिकल है, यानी बी होगा बट सी नहीं होगा। ये जो वर्टिकल जो है बी माइनस सी हो। अब मुझे ना ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी करना है। ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी का मतलब क्या है, ओनली हॉरिजेंटल, ओनली हॉरिजेंटल। वर्टिकल वाला नहीं चाहिए मुझे, ओनली ये चाहिए। जब भी आप ए माइनस बी एक्स माइनस वाई ऐसा कुछ लिखते हैं ना, ओनली एक्स यानी ओनली ये वाला, ये कॉम्बिनेशन वाला नहीं चाहिए। तो ओनली हॉरिजेंटल वाला का मतलब क्या है, ये होगा ओनली हॉरिजेंटल। ये तो एक्स ही हो गया ना। तो जो बी माइनस सी तो हॉरिजेंटल लिखा था, तो ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी क्या होगा, ओनली हॉरिजेंटल होगा। ओनली हॉरिजेंटल मीन्स ये वाला होगा y। और x भी वही है, y भी वही है। तो फ्रॉम दीज टू डायग्राम्स यू कैन से x इज इक्वल टू, फ्रॉम दीज टू वी कैन से x इज इक्वल टू y। समझ में आया है? तो आपका आंसर क्या है इसमें, x इज इक्वल टू y। सब लोग ये मेथड तो कर लेते हैं, बट हम थोड़ा स्पेशल करेंगे, यानी हम एनालिटिकल मेथड से भी, यानी रूल्स यूज करके भी इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो कभी कभी रूल्स यूज करके प्रूव करना इजी होगा, कभी कभी वेन डायग्राम से इजी होगा। ऐसा नहीं सोचना मैं सबको ऐसा ही करूंगा बोल के, दैट इज नॉट ए करेक्ट वे व्हेन यू आर राइटिंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज लाइक ए T20, या तो 50 ओवर्स मैच, वनडे मैच है। रन्स कैसा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एज से भी रन्स आ गया ना, रन्स आ गया है, तो ऐसा ही सोचना है। सी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या ऐसे मार्क्स के लिए लड़ने वाले एग्जाम कभी लिखते हो, आपके टैलेंट और आपके नॉलेज प्रूव करने के लिए मत लिखो, मार्क्स लाने के लिए एग्जाम लिखो। आपके नॉलेज आपके पास हमेशा रहेगा, वो जब सीखते हो क्लास में एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम में जाते हो आपको फिक्स होना है, इस प्रॉब्लम को मैं वेन डायग्राम में सॉल्व करूंगा या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करूंगा। आपको ये पहले फिक्स हो जाना चाहिए, दोनों आधा आधा नहीं कर सकते। ओके, प्रॉब्लम देख के आपको डायग्राम पता चल रहा है तो आप डायग्राम पे चले जाना, वेन डायग्राम पे चले जाना। प्रॉब्लम देख के आप अगर एनालिटिकल मेथड में सॉल्व कर पा रहे हो तो एनालिटिकल मेथड पे जाना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों के लिए, बट मैं दोनों बता देता हूं, आपको जो कंफर्टेबल है वो यूज कर लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेवल माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है ये वाला मेथड किया तो आप कुछ कम है, ये वाला किया तो आप कुछ ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अल्टीमेटली आपको वो जो प्रॉब्लम दिया था उसका हल यानी सॉल्यूशन निकालना है। ओके, यू डोंट वरी हाउ यू सॉल्व इट, रिमेंबर दैट। अब देखिएगा, पहले मैं x इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी लेता हूं, और ये y वाला है वो a माइनस सी माइनस बी माइनस सी। पहले इसको ना सिंपलीफाई करता हूं। मुझे पता है ना a माइनस बी का मतलब क्या है, a एंड b कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज द रूल ना। a माइनस बी का मतलब a एंड b, a बट नॉट b, a एंड b कॉम्प्लीमेंट। अब कोई भी सेट माइनस कुछ सेट है तो इसका मतलब क्या है, सेट। जब भी माइनस होता है ना, इसको इंटरसेक्शन कन्वर्ट करके बाद में जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ये जो है ना, जब भी आप माइनस देखते हो ना, जब भी आप ये माइनस देखते हो ना, माइनस को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करो, इसके बाद में जो सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट करो। ये आइडिया है। फिर ये क्या होगा, बस सब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम x को y में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समय पे हम क्या करेंगे, इधर रुक देंगे, इधर रोकेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो y है ना उसको भी हम
सिंपलीफाई करेंगे। ये y जो है इसको भी हम सिंपलीफाई करेंगे। थोड़ा नीटली लिखता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है ये। y इज इक्वल टू ए माइनस सी माइनस बी माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, ए माइनस सी का मतलब है ए एंड सी कॉम्प्लीमेंट, और ये बी माइनस सी का मतलब है बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। बताया था ना मैं अभी अभी, जब भी माइनस होता है माइनस को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करो, उसका बाद में जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। माइनस को इंटरसेक्शन कर दो, उसके बाद में सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। समझ में आया है कि नहीं? अब फिर से देखो, ये माइनस है तो मुझे क्या करना है, पहले इसे इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके बाद में जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, बाकी पूरा एज इट इज ये भी लिख दे। अब इसे सिंपलीफाई कर लो, ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी होगा, डी मॉर्गन से। फिर अभी हमें क्या करना है, पूरे जो ये इंटरसेक्शन इधर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, दिस सेट इंटरसेक्शन यूनियन है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनियन ये इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी होगा। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, ये एम्प्टी होता है, और ए इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये एम्प्टी हो जाता है, यानी ये पूरे के पूरे जो है एम्प्टी हो जाता है। और लेफ्ट साइड वाला तो यही रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एम्प्टी रहेगा। अब ये क्या है, एनी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, तो वही रहेगा। मैं इसको ना थोड़ा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं कि नहीं। देखो आपका एक्स ये है, वाई ये है, तो फ्रॉम 1 and 2 एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो इसके बाद ऐसा जाना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ऐसा गए तो ये वाला मिल जाएगा, बट ये पूरा आइडिया जनरेट करना इम्पॉसिबल है, कभी कभी आपको उतना आइडिया नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं, दोनों आप सिंपलीफाई करते जाएंगे, कहीं ना कहीं दोनों मैच होगा, या तो आपको समझ में आएगा ये एक दूसरे का सबसेट है बोल के। ओके, ऐसा कर सकते। बट जनरली ऐसे वाले प्रॉब्लम में वेन डायग्राम बेस्ट है, जनरली ऐसे वाले प्रॉब्लम में वेन डायग्राम बेस्ट है, बट जो लॉजिकल भी सोच सकते हैं आप उससे भी बेस्ट हो। क्लियर? और एक क्वेश्चन है, लेट ई एफ एंड जी बी फाइनाइट सेट्स, x is equal to this, y is equal to this, which of the following is true? फिर से वेन डायग्राम करेंगे, 3 सेट है, ये ई एफ जी है, फिर x फाइंड आउट करेंगे, फिर y फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वल है या नहीं चेक करेंगे, फिर से वो जो रूल्स वाला मेथड भी है वो भी यूज करेंगे। ओके, इधर मुझे ही करना होगा। चलिए x के लिए, पहले x के लिए करेंगे। x के लिए आपको ई, ये इसको लिखेंगे ई एफ जी है, ई इंटरसेक्शन एफ है। ये पहले मुझे ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस लिख रहा हूं, ये जो ई इंटरसेक्शन एफ जो है हॉरिजॉन्टल वाला लाइंस है। एफ इंटरसेक्शन बी जी चाहिए मुझे, एफ इंटरसेक्शन जी दूसरे कलर्स में लिख देता हूं, वर्टिकल लाइन। तो एफ इंटरसेक्शन जी जो है वर्टिकल लाइन। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन जी। इसका मतलब है ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्या आंसर है मेरा, ये है। अच्छा नहीं दिख रहा है, ए वाला आपको दिख रहा है ना, ये मेरा आंसर है, ए वाला। दीप जल गया है, ये है मेरा, यानी एक्स ये है। ओके, एक्स पता चल गया है। फिर अभी वाई के लिए हम काम करेंगे। वाई में क्या चाहिए, पहले ये माइनस ये चाहिए, तो पहले ये देखो ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी, इसको पहले सॉल्व कर देता हूं। ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा, ये
ई इंटरसेक्शन जी होगा। ओके, ई सॉरी ई इंटरसेक्शन जी ना, सॉरी ई एफ जी है, लिखेंगे ई एफ जी है। ओके, तो पहले मुझे क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन जी चाहिए। पहले मुझे ई इंटरसेक्शन जी चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन ई जी का इंटरसेक्शन। ओके, थोड़ा इसको कुछ कलर्स ले लेंगे, इतने सारे कलर्स पड़े हुए हैं, ये ऑरेंज करेंगे। ये जो है ना ऑरेंज वाला है, ऐसा कुछ दिया था ना ऑरेंज वाला। फिर ये चाहिए, ये ना मैं ऐसा दिखाता हूँ, व्हाइट वाला हॉरिजॉन्टल। मैं ना इंटरसेक्शन को स्लैंटेड लाइंस लिख दिया था, स्लैंटिंग में थोड़ा। ई को ना हॉरिजॉन्टल लाइंस लिख दिया, ई को ना हॉरिजॉन्टल लाइंस लिख दिया। अब मुझे ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी चाहिए। ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी मीन्स ओनली ये वाला पार्ट। ओनली ये वाला पार्ट क्या होगा, ओनली जो व्हाइट वाला है ना वही है ये पार्ट, यानी ई में से ई इंटरसेक्शन जी हटाना है मुझे। तो मैं इसको डायरेक्टली इधर लिख देता हूं, देखो ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी फिर से ड्रॉ करता हूं। ये जो है मेरा ओनली हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन। फिर मुझे ई माइनस एफ चाहिए। ई माइनस एफ क्या है ना, मैं ना वर्टिकल लाइंस लेता हूं, ई माइनस एफ, ई माइनस एफ, एफ निकालना है, ई में से एफ निकालना है। देखो ये ई है आपको, तो फिर से ये ई एफ और जी है ना, मुझे ना ई में से एफ निकाल देना है, ओनली ई, यानी ई एफ में से ओनली ई लिखना है इसको। ये है ना मेरा ई माइनस एफ। तो ई माइनस एफ जो है ये वाला है। अब मुझे क्या चाहिए, ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी माइनस ई माइनस एफ चाहिए। इसका मतलब ओनली ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन। ओनली हॉरिजॉन्टल वाला कहाँ पे है, इधर, ये मेरा वाई। आप देखेंगे तो एक्स भी वही है, वाई भी वही है, दोनों सेम है। इससे आपको क्या पता चला है, तो इसको फिगर 2 बोलो, इसको फिगर 1 बोलो। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 क्या पता चला, एक्स इज इक्वल टू वाई। समझ में आया है। तो अभी हम दूसरा वाला मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला मेथड मीन्स रूल्स लगा के। चले लेफ्ट हैंड साइड, एक्स इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन जी। इसको ना मैं ई इंटरसेक्शन एफ रहने देता हूं। बताया था ना, जब भी ये माइनस होता है, माइनस को इंटरसेक्शन करो और दूसरा सेट का कॉम्प्लीमेंट लिख दो। तो माइनस को आप इंटरसेक्शन बना दो और दूसरा सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी एफ इंटरसेक्शन जी फुल कॉम्प्लीमेंट। इसको आप एक्सपेंड करो, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट यूनियन जी कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या है ना, ये सेट इंटरसेक्शन यूनियन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। और इसमें आप देखेंगे तो एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट तो एम्प्टी होगा, तो ये पूरे के पूरा जो है एम्प्टी हो जाएगा, ये पूरे के पूरे जो है एम्प्टी हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। एम्प्टी यूनियन कोई भी सेट है तो वही सेट आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। समझ में आया है। अब वाई देखेंगे, ई माइनस ई इंटरसेक्शन जी माइनस ई माइनस। देखो माइनस बताया था ना, जब भी माइनस है माइनस को इंटरसेक्शन कर दो, उसके बाद में जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, वही आइडिया है। तो इसको इंटरसेक्शन करके इसके बाद में जो भी है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, ये जो है ना, पहले इसको भी आप चाहे तो डायरेक्टली इधर क्या है,
ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर ये माइनस के लिए ना आपको इसका इंटरसेक्शन कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, एक ही स्टेप में कर सकते हैं। फिर क्या है इसका इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करे, इंटरसेक्शन ई। ओके, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया था अभी तक, चलिए ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाए थे ना, पहले वो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लगाए तो क्या होगा, ये इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ होता है। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, और ये वेट कर रहा है ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ। अब ये क्या होगा, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी यूनियन एनी सेट वही सेट होता है ई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ हो। अभी इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये क्या होगा, ई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा यूनियन ई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ होगा। और ये देखो ये ई कॉम्प्लीमेंट तो एम्प्टी होगा, ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ये पूरे के पूरे एम्प्टी हो जाएगा। और यूनियन ये वाला ई, इसको मैं ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक्स है ये वाई है, तो इसको 1 बोलो और इसको 2 बोलो, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। समझ में आया है, समझ में आया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगले टॉपिक होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पूरा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये जो लॉजिक अभी अभी मैंने शुरुआत किया था, ये नेक्स्ट लेवल पे होगा लॉजिक में। अभी हमने जो किया था इधर, ये नेक्स्ट लेवल में होता है लॉजिक में। ओके, लॉजिक सब लोग करते हैं बट बहुत बुरे तरीके में करते हैं, हम थोड़ा प्रॉपर तरीके में लॉजिक करेंगे। ओके, एंड माय स्टूडेंट ऑलवेज सेज लॉजिक में हमारा मार्क्स कभी छूटे नहीं। समझ में आया है। लॉजिक और ग्राफ थ्योरी ये दो है, इसमें डेफिनेटली 2 मार्क्स प्लस मार्क्स ही आएगा। ओके, हम इधर ही थोड़ा लॉजिक का आइडिया पता कर लिए हैं, इसको नेक्स्ट लेवल में हम लॉजिक में करेंगे। समझ में आया है। तो इधर हम आज ओके सर, दे सब गेट क्वेश्चन ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब गेट वाला क्वेश्चन है, बट ज्यादा लोग ये करवाते नहीं है, करवाए तो भी ऐसे वेन डायग्राम से निपटा देते। ओके, दोनों वाला प्रोसीजर है तब बोल के भी सब लोगों को पता नहीं होता है। ओके, वही अंतर है बस। ओके, एयर एंड गैप क्वेश्चन, हाँ वो वाला चाहिए आपको। ओके, मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। ओके ओके, ही इज आस्किंग, चलिए लेट मी कीप दैट उसका। अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो माय फ्रेंड इज आस्किंग 1 क्वेश्चन, तो फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था, पिजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, है कि नहीं। पिजन होल प्रिंसिपल क्वेश्चन ये ना पूछ रहे आप, पिजन होल प्रिंसिपल का। सी एक्चुअली क्या है ना, देर आर 12 चेयर्स and 9 people are sitting. 12 चेयर्स है, 9 people बैठ गए थे। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। ओके, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव, ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव चेयर्स, यानी कितने कंसेक्यूटिव चेयर्स डेफिनेटली ऑक्यूपाइड होगा। ओके, consecutive chairs occupied at any moment, यानी
कितने कंसेक्यूटिव चेयर्स जो है वो कोई भी मोमेंट में, मैं काम करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन ठीक से लिख देता हूँ, कभी कभी ना इंस्टेड डायरेक्ट क्वेश्चन लिया तो बेहतर होता है, टर्मिनोलॉजी मिस ना हो। तो आइडिया तो वही है, बट क्या है ना, हमें वो टर्मिनोलॉजी ठीक से लिखना है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन दे देता हूँ। वन सेकंड है। या ये क्वेश्चन था, ओके। या ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये था, देर आर 12 चेयर्स इन ए रो एंड 9 पीपल आर सिटिंग, यानी 9 चेयर्स ऑक्यूपाइड है, 3 चेयर्स वेकेंट है। क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट हाउ मेनी सेट्स ऑफ कंसेक्यूटिव चेयर्स आर ऑलवेज फिल्ड विद द पीपल। क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट हाउ मेनी सेट्स ऑफ कंसेक्यूटिव चेयर्स आर ऑलवेज फिल्ड विद द पीपल, यानी एटलीस्ट नंबर चाहिए, मिनिमम नंबर, यानी एटलीस्ट क्या गारंटी है, ये क्वेश्चन क्या है ना, एटलीस्ट हाउ मेनी सीट्स आर कंसेक्यूटिवली फिल्ड, ओके, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जितने चेयर्स है उसमें से फिल्ड 9 चेयर्स फिल्ड है, 9 पीपल आर सिटिंग। मुझे ना एम्प्टी चेयर्स कितना है पता चलना है, एम्प्टी चेयर्स कितने होंगे इसमें, एम्प्टी चेयर्स कितने होंगे इसमें, 3 एम्प्टी चेयर्स होंगे। एंड मोस्टली ये 3 एम्प्टी चेयर्स को पीपल पिजन होल समझते हैं, वो गलत है। ये एम्प्टी चेयर्स हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस पे कोई बैठने वाला ही नहीं है। बट ये जो एम्प्टी चेयर्स है हमें क्या देता है, गैप्स देता है, यानी ये एम्प्टी चेयर्स के बीच में जो जगह है उधर ये 9 पीपल का चेयर्स है, ये बीच के जगह में 9 पीपल बैठ रहे हैं, यानी ये जो है ना गैप्स, वो हमारे लिए पिजन होल्स है। ये जो गैप्स है ना, वो गैप्स आर द पिजन होल। क्योंकि आप एम्प्टी चेयर में किसी को बिठा रहे हो या गैप्स में बिठा रहे हो, आप एम्प्टी चेयर में किसी को बिठा रहे हो या गैप्स में किसी को बिठा रहे हो। इसमें सब लोग ये गलत सोच रहे हैं, एम्प्टी एम्प्टी सोचते रहते हैं। ये एम्प्टी चेयर बस इतना तक लेना है जहां तक आप ये गैप्स आइडेंटिफाई कर सके। डायरेक्टली माइंड में आपको ये है तो 3 एम्प्टी चेयर्स है तो 4 गैप्स होगा, अगर आपको ये पता है तो एम्प्टी बाहर बिल्कुल फेंक दो, उसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें एम्प्टी चेयर से वो गैप्स पता चलना है, इस गैप्स में 9 पीपल इन 4 गैप, तो इधर 9 जो है पिजन्स है, 4 जो है पिजन होल्स है। ये आपके पिजन्स है और ये आपके पिजन होल्स है। फिर व्हाट इज दैट एटलीस्ट नंबर, एटलीस्ट नंबर चाहिए तो पिजन्स बाय पिजन होल्स कर दो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर आंसर आएगा 3, यानी एटलीस्ट 3 consecutive chairs are always filled with the people. At least 3 consecutive chairs are always filled with the people. Okay? मैं ना आपको ये आइडिया समझाता हूं। इधर ये empty है, इधर ये empty है, इधर ये empty है। अभी 9 people है, अभी 9 people आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? ओके, ये empty gaps आप ऐसे ही रख दो, 9 chairs, 9 chairs इधर भी हो सकता है, 9 people इधर भी बैठ सकते हैं। कैन यू गारंटी, ये गारंटी है क्या? इज इट गारंटीड? नॉट गारंटीड।
देखो इधर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्स्ट केस में मिनिमम एटलीस्ट कितने लोग एक साथ बैठेंगे। सबके सब 9 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 9 के 9 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, बट इसका गारंटी नहीं है, हमें गारंटी बोलना है। ये पिजन होल प्रिंसिपल में गारंटी क्या है वो बोलना है। कुछ लोग ये समझते हैं 9 होगा, नहीं 9 तो नहीं गारंटीड है, क्योंकि आप बोल सकते हो गारंटी हमेशा 3 गैप से तो 9 लोग एक साथ बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा, 2 लोग जाके एक साथ बैठेंगे। तो 8 और 1 ये गारंटीड है, ये भी गारंटीड नहीं। इसमें गारंटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, गारंटीड क्या होता है ये आपको मैं बताता हूं। देखो गारंटीड क्या होता है कि पहले बंदा इधर हो, वर्स्ट के सिनेरियो मींस वी हैव टू फिल दिस फर्स्ट फेलो। 9 को नंबर को लिख देता हूं, देखो मैं 1 मींस 1 चेयर, फर्स्ट इधर होगा, सेकंड वाला इधर होगा, थर्ड वाला इधर होगा, फोर्थ वाला इधर होगा, ये तो कंफर्म है। वर्स्ट केस में यही होगा, फिफ्थ वाला इधर होगा, सिक्स्थ वाला इधर होगा, सेवंथ वाला इधर होगा, एट्थ वाला इधर होगा, फिर 9th वाला कहीं ना कहीं ऑलरेडी फील्ड पोजीशन है उधर होगा। तो ये गारंटीड है, 3 या इससे ज्यादा लोग एक साथ कभी ना कभी बैठा हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि आपके पास 4 ही जगह है, उसमें ये 9 चेयर्स लगाना है, तो 3 या उससे ज्यादा लोग एक साथ हमेशा बैठ के रहेंगे। 3 या उससे ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब 3 फिक्स्ड नहीं है, 3 या उससे ज्यादा, यानी कोई एक पोजीशन में 3 या उससे ज्यादा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, एंड 9 भी हो सकता है। ये गारंटी क्या है, एटलीस्ट 3 का गारंटी है, एग्जैक्टली 9 का गारंटी है, एग्जैक्टली 9 का गारंटी नहीं है, बट एटलीस्ट 3 का गारंटी है। एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या मोर का गारंटी है। समझ में आया है, समझ में आया है? या गैप इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी चेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गैप में कोई बैठने, यानी एम्प्टी चेयर पे कोई बैठने वाला नहीं है। एम्प्टी चेयर तो गया, एम्प्टी चेयर क्वेश्चन वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। समझ में आया ना, समझ में आया ना, वेरी गुड। Shall we stop today's session here? कोई दिक्कत और कोई डाउट है, और कोई डाउट है सौर जी? Shall we stop here? और कोई डाउट है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके देन, ओके फाइन देन, we are stopping it. Thank you.